तो देखो बेटा आज जो पढ़ने जा रहे हैं अपन वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो हम कहेंगे कि जो चार्ज है, क्या है, जो चार्ज, ठीक है, इस चार्ज को हम क्या नहीं कर सकते, कांट क्रिएट। चार्ज को हम अपनी तरफ से क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और क्या भी नहीं कर सकते, कांट डेस्ट्रॉय, इसको हम खत्म भी नहीं कर सकते, हमारी तरफ से क्या भी नहीं कर सकते। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो ऐसे समझो जब ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स को बनाया, क्लियर है बात, तो उसमें कई चीज़ों को बनाया, उसमें चार्ज को भी बनाया, हमें भी बनाया, हमारे जैसे कई लिविंग बींग्स को भी बनाया। और हमारे जैसे लिविंग बींग्स सबसे ज़्यादा शक्तियाँ अगर दी तो किसको दी, ह्यूमंस को। किनको, इंसानों को। हमें सबसे ज़्यादा शक्तियाँ अगर लिविंग बींग्स में किसी के पास है तो वो कौन है, ह्यूमंस। क्लियर है बात। पर भगवान ने एक कंट्रोल अपने हाथ में रखा, वो क्या है, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो चार्ज जो मैंने बना दिया इस पूरी सृष्टि के अंदर, जितना भी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितना भी चार्ज मैंने बना दिया, तू अब क्या नहीं कर सकता, तू तेरी तरफ से न तो चार्ज को क्रिएट कर सकता, क्लियर बात, न ही तू चार्ज को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तू कर सकता है तो सिर्फ क्या, इस चार्ज को कर सकता है, इसकी टोपी उसकी इधर, इसकी टोपी उसके सर, तू ज्यादा से ज्यादा कर सकता है इस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी पे तू ट्रांसफर कर सकता है। बाकी न तो तू तेरी तरफ से चार्ज क्रिएट कर सकता है और न ही तू तेरी तरफ से चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर बात। कर सकता है तो सिर्फ क्या, इसकी टोपी उसके सर, इधर से उधर इसको ट्रांसफर कर सकता है बस, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर अपन कहें, अगर मैं कहूँ कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ कि ये कोई सिस्टम है और इसके अंदर मान लो 3 आइटम आते हैं, अनीता, बसंती और चंपा। अरे क्लियर है। अब ये सिस्टम आइसोलेटेड कब कहा जाएगा, ये सिस्टम आइसोलेटेड तब कहा जाएगा कि ये अनीता, बसंती, चंपा आपस में तो भले ही कुछ भी करो, आपस में तो भले ये कुछ भी करो, आपस में लेन देन कर सकते हैं। बाकी ये तीनों बाहर किसी चौथे, पांचवें, छठे के साथ न तो कुछ उसको देंगे और न ही चौथे, पांचवें, छठे से बाहर से कुछ लेंगे। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, चला नहीं यहाँ तक बात, ठीक है ना। अब सुनो, मैंने कहा ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब बाहर कुछ दे नहीं सकते और बाहर से कुछ ले नहीं सकते। क्लियर बात। अब सुना बात, ध्यान, आपस में भले ही लेन देन करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, अब सुनना बात ध्यान से, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्रिएट हम कर नहीं सकते, तो इसके अंदर चार्ज को, इसके अंदर क्या नहीं कर सकते, चार्ज को बढ़ा नहीं सकते, हम हमारी तरफ से पैदा करके चार्ज को बढ़ा नहीं सकते। अरे क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहें कि भगवान ने इतनी शक्ति दी, बोले बच्चे तो पैदा कर लो, भले फैमिली में तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा लो। अरे क्लियर है क्या बात। बट तुम क्या नहीं कर सकते, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम खुद अपना चार्ज, सिस्टम खुद चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ चार्ज बढ़ेगा और बाहर से आना अलाउ नहीं है, बाहर से आना अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, क्रिएट तो कर नहीं सकता, बाहर से आना भी अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब इसका, कि चार्ज बढ़ेगा नहीं। क्लियर बात। और डिस्ट्रॉय भी तुम कर नहीं सकते और बाहर जाना भी अलाउ नहीं है। क्लियर है। बाहर जाना भी अलाउ नहीं है और अंदर के अंदर तुम खुद 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 भी क्या नहीं कर सकते, चार्ज को खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज, न तो इसका चार्ज बढ़ेगा और न ही इसका चार्ज घटेगा, चाहे फिर यहाँ कुछ भी फिनोमिना हो जाए, आपस में कुछ भी फिनोमिना क्रिएट कर ले, ठीक है। इस सिस्टम का जो फाइनल चार्ज है वो हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल जो फाइनल चार्ज है इसका, वो टोटल इनिशियल चार्ज के क्या होगा, बराबर रहेगा। क्लियर है। चाहे यहाँ कोई भी फिनोमिना हो जाए। क्लियर। दूसरी चीज, ये जो प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन है, ये नेचर का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नेचर का कौन सा प्रिंसिपल है, नेचर का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि अभी तक तो हमने ऐसा कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं देखा है जिसके अंदर चार्ज कंजर्वेशन नहीं देखा गया हो।
क्लियर बात। यहाँ तक कि न्यूक्लियर फिनोमिनाज में भी हम चले जाए, जैसे मा 11th में अपन बात करते थे मास कंजर्वेशन, ये छोटी क्लासों में भी तुमने पढ़ा होगा मास कंजर्वेशन, ठीक है, पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन, पढ़ है क्या? अरे बोलो, ये दोनों चीजें जो है ना, ये न्यूक्लियर फिनोमिनास के अंदर ये इनवैलिड हो जाती है। न्यूक्लियर फिनोमिना में न तो मास कंजर्व रहता है और न ही एनर्जी कंजर्व रहती है। क्लियर बात। अब वो न्यूक्लियस में पढ़ेंगे ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियर फिनोमिना में मास क्रिएट भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, एनर्जी क्रिएट भी हो जाती है, डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, ठीक है। मतलब हम कहेंगे ये दोनों प्रिंसिपल जो कि नॉर्मल लाइफ में अपने को देखने को मिलते हैं, ये न्यूक्लियर फिनोमिना के अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहां पे ये अप्लाई नहीं होते। बट ये चार्ज कंजर्वेशन जो है ये उनसे भी ज्यादा फंडामेंटल है, ये न्यूक्लियर फिनोमिनास के अंदर तक वैलिड होता है। क्लियर बात। और इसलिए अपन कहेंगे कि कोई साइंटिस्ट कोई भी थ्योरी प्रेजेंट करता है या कोई मॉडल प्रेजेंट करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा अगर वो चार्ज कंजर्वेशन को ओबे नहीं करता होगा, चार्ज कंजर्वेशन को ओबे। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने कि प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के अंदर जितना टोटल चार्ज बना दिया, अब न तो तू तेरी तरफ से क्रिएट कर सकता, न तेरी तरफ से डिस्ट्रॉय कर सकता। उन्होंने जो बना दिया उसी को तू एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इधर उधर कर सकता है। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, चाहे उस सिस्टम के अंदर कोई भी घटना घटित हो जाए, यहाँ तक कि न्यूक्लियर फिनोमिना तक क्यों ना हो जाए तो भी उस सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज के बराबर। क्लियर है। वो जो चार्ज कंजर्वेशन है ये कौन सा प्रिंसिपल है तुम्हारा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचर। कौन सा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचर का मतलब है कि ऐसा कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है जिसमें चार्ज कंजर्वेशन देखने को नहीं मिलता हो। क्लियर बात। ऐसी कोई थ्योरी कोई मॉडल अभी तक साइंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है जिसमें चार्ज का कंजर्वेशन देखने को नहीं मिलता हो। क्लियर बात। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ बातें अपन करें, जैसे अगर एक एग्जांपल से मैं समझाऊं कि मान लो मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एन आइसोलेटेड सिस्टम, हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। मान लो इस तरीके से ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसके अंदर मान लो दो मेंबर है, एक ए है और एक कौन है, बी। क्लियर बात। इनिशियली इसके पास जो चार्ज था वो था मान लो प्लस का 4 माइक्रोकुलम और इसके पास था माइनस का 2 माइक्रोकुलम। क्लियर बात। इसके बाद +4 इसके पास, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इस सिस्टम का टोटल पॉजिटिव चार्ज बताऊं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इसमें, प्लस का कितना है 4 माइक्रोकुलम। मैं अगर पूछूं टोटल नेगेटिव बताओ तो वो कितना है। अगर मैं पूछूं इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताओ, क्या बताओ, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना होगा, +2 -2 कितना होगा, सॉरी +4 और माइनस का 2 तो कितना होगा, प्लस का 2 माइक्रोकुलम। अब हुआ क्या, ध्यान सुना, मान लो इन दोनों ने आपस में कुछ लेन देन किया, ये जो ए है और ये जो बी है, इन्होंने आपस में क्या किया, कुछ लेन देन किया, ठीक है ना। वो लेन देन क्या किया कि यहां से मान लो +1 माइक्रोकुलम चार्ज, ए ने +1 माइक्रोकुलम चार्ज किसको दे दिया, बी को, किसको दे दिया। तो अब ए के पास कितना हो गया, +4 था, 1 चला गया तो कितना हो गया, 3। अरे बोलो। और बी में कितना था, -2, 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया, -1 माइनस। अब मैं पूछूं इस सिचुएशन में कि सिस्टम का टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ तो कितना है, +3 माइक्रोकुलम। टोटल नेगेटिव बताओ तो कितना है, -1 माइक्रोकुलम। और टोटल चार्ज बताओ तो कितना है, अभी भी +2। तो क्या देखने को मिला कि सिस्टम का टोटल पॉजिटिव चार्ज चेंज हो सकता है। अरे क्लियर है के बाद, टोटल नेगेटिव चार्ज भी, बट प्लस और माइनस मिला के जो टोटल चार्ज है वो क्या नहीं होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर बात। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताओ, एक आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहोगे, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहोगे।
तो आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम हमें कहना चाहिए किसको, यूनिवर्स को। किसको कहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें जितनी जानकारी है उस हिसाब से यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो बाहर न तो कुछ दे और बाहर से न कुछ ले। तो जब बात पूरे ही यूनिवर्स की हो चुकी है तो यूनिवर्स के बाहर क्या है, कुछ है ही नहीं। यूनिवर्स के बाहर क्या है, कुछ है ही नहीं। तो बाहर कुछ दे भी नहीं पाएंगे और बाहर से कुछ ले भी नहीं पाएंगे। क्लियर बात। तो इसका मतलब बाहर से कुछ दे नहीं पाओगे, ले नहीं पाओगे, क्रिएट कर नहीं सकते, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। तो इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछूं, उसमें बताना ट्रू मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सही है या गलत है। ठीक है ना। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बता सही है गलत है। मतलब यूनिवर्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तो बोलो ट्रू या फॉल्स। तो आंसर है फॉल्स। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव तो चेंज हो सकता है। अरे क्लियर है। दूसरे स्टेटमेंट में कहूं कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो ट्रू या फॉल्स। तो ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि टोटल नेगेटिव भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना। बट यहीं पे मैं कहूं कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स, क्या बोलूं मैं, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो बोलो सही है कि गलत है। तो आंसर है ये बात बिल्कुल सही है। प्लस माइनस दोनों मिला करके चेंज नहीं होगा, इंडिविजुअल प्लस चेंज हो सकता है इंडिविजुअल, बाकी प्लस और माइनस दोनों मिला करके जो टोटल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और करें अपन चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर आइसोलेटेड सिस्टम को लेके। देखो मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल्स का क्या एक आइसोलेटेड सिस्टम है। 4 पार्टिकल बोल लो या 4 बॉडीज बोल लो, 4 पार्टिकल या 4 बॉडीज का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से मानो, देखो ये कुछ इस तरह से, इसमें ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारे पास कौन, डी। क्लियर है। हमने इनिशियल कंडीशन में देखा, कौन सी कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में इसके पास था +2 माइक्रोकुलाम, इसके पास था -3 माइक्रोकुलाम, इसके पास -1 माइक्रोकुलाम, इसके पास +4 माइक्रोकुलाम। क्लियर है। अब ये सिस्टम आइसोलेटेड है, बाहर कुछ न तो लेना न बाहर से कुछ देना, आपस में जरूर ये कुछ कर सकते हैं। क्लियर बात। तो जैसे मान लो अपन कहे कि अभी तो उजाला हो रखा था कमरे में, अचानक से अंधेरा हो गया और उन्होंने आपस में क्या कर दिया, चार्ज का लेन देन आपस में कर दिया। तो मान लो कोई फिनोमिना हो गया, अंधेरे में क्या हो गया, कोई कांड हो गया अंधेरे में क्या हो गया कोई। ठीक है ना। तो आफ्टर सम फिनोमिना, ठीक है ना। तो अंधेरा हुआ, कुछ कांड हुआ और जैसे ही उजाला हुआ फिर हमने क्या देखा, तो उजाला होते हमने देखा कि जो ए है जिसके पास की पहले कितना चार्ज था, पहले था +2 माइक्रोकुलाम, आज इसके पास चार्ज है +1 माइक्रोकुलाम। जो बी है जिसके पास -3 था, आज इसके पास है +2 माइक्रोकुलाम। जो सी था जिसके पास कितना था, -1। ठीक है ना। देखा गया इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज। तो आपसे पूछा गया बताओ अब ये सिस्टम की ये जो फाइनल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, इसमें डी पे कितना चार्ज है ये बताओ, डी पे कितना चार्ज है ये बताओ। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। ठीक है ना। तो हम वही कहेंगे, क्रिएट हम कर नहीं सकते, डिस्ट्रॉय हम कर नहीं सकते, आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर आ जा नहीं सकता, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो जो सिस्टम का फाइनल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, सिस्टम के। क्लियर है। अब बताओ इस सिस्टम का फाइनल चार्ज कितना है, +1 +2 +0 और +QD। सही है। इनिशियल चार्ज कितना है बोलो, +2 -3 -1 +4। ठीक है।
तो ये -4 और +4 कैंसिल हो गए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो कितना बचा इधर 1 + QD, और इधर कितना बचा, कुछ नहीं, 0। अरे बोलो, तो यहाँ से QD की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा माइनस, इसका मतलब यहाँ जो भी फिनोमिना हुआ उस फिनोमिना होने के बाद जो D है उस पर कितना चार्ज है, माइनस का 1 माइक्रोगुला, माइनस का, कोई दिक्कत, अरे बोलो पक्का, ठीक है ना, कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं कोई दिक्कत, ठीक। तो ये था अपना क्या बेटा, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ, क्लियर बात। देखो एक बार दोबारा फिर बोल देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन क्या है कि चार्ज को न तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लियर बात। इस यूनिवर्स में जितना भी टोटल चार्ज ब्रह्मा जी ने बना दिया, अब हम हमारी तरफ से क्रिएट नहीं कर सकते, और न ही उन्होंने जो बना दिया उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, क्लियर बात। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वो जो चार्ज बना दिया उसको इधर का उधर, इस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड होगा, क्लियर बात, आइसोलेटेड का मतलब बाहर से लेन देन बंद, क्रिएट हो नहीं सकता, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता, तो फिर क्या नहीं होगा, क्रिएट नहीं हो सकता तो बढ़ नहीं सकता, और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता तो घट नहीं सकता, बाहर तो आना जाना वैसे ही बंद है। अरे क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सिस्टम के अंदर कुछ भी हो जाए, टोटल चार्ज हमेशा उसका कंजर्व रहेगा, टोटल प्लस कम ज्यादा हो सकता है, टोटल माइनस कम ज्यादा हो सकता है, बाकी प्लस माइनस मिला के जो नेट टोटल आता है, क्लियर बात, वो कभी चेंज नहीं होगा, क्यू फाइनल इक्वल्स टू क्यू इनिशियल। दूसरी बात, जो चार्ज कंजर्वेशन है एक ऐसा लॉ है, कैसा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, ऐसा कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है जिसमें चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ऐसी कोई थ्योरी, कोई मॉडल साइंस के अंदर अवेलेबल नहीं है जिसमें चार्ज कंजर्वेशन नहीं मिलता हो और वो चीज सही हो, ऐसा नहीं है, क्लियर बात। यहाँ तक कि न्यूक्लियर फिनोमिना जिसमें मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन जैसी चीजें फेल हो जाती है, वहां पे भी चार्ज कंजर्वेशन देखने को मिलता है, क्लियर है, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर फिनोमिना में जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वहां उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज कंजर्वेशन, कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्का। ये था क्या बेटा अपना, है ना। तो देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, क्या ले रहे हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब ये एक तरीके से वही है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब हाउ टू चार्ज अ बॉडी। बोला सर ये तो पढ़ा दिया आपने, हाउ टू चार्ज बॉडी, वो तो पढ़ा दिया ना। बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन करते हैं, क्लियर बात, या तो ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे। अरे तो सोच भाई, ऐसे थोड़ी करेगा कोई, बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव ऐसे थोड़ी करेगा कि बॉडी को पकड़ा, एक चिमटी लेके आया, इलेक्ट्रॉन चुन चुन के निकाल दी, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन जोड़ने तो मग्गे में इलेक्ट्रॉन भर के लिया है, फेविकोल में डुबा डुबा के चिपका दी, ऐसे थोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब हाउ टू चार्ज अ बॉडी, बात वही है कि बॉडी को कैसे चार्ज करें, तो चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन करना है, बट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन अभी जैसे मैंने बताया चिमटी से पकड़ के निकालना, फेविकोल लगा के चिपका देना, ये ऐसे पॉसिबल नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन कैसे करें, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन कैसे करें। तो खूब सारे मेथड्स है चार्जिंग के, ठीक है ना, जैसे मैं कुछ नाम लिखूंगा। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सबसे पहला कौन सा आता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, पहला मेथड आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड आता है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा जो मेथड आता है हमारे पास वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चौथा जो मेथड आता है हमारे पास वो है चार्जिंग बाय फील्ड इमिशन, चार्जिंग बाय फील्ड इमिशन, क्लियर है। और फिफ्थ मेथड आता है हमारे पास चार्जिंग बाय सेकेंडरी इमिशन, चार्जिंग बाय कौन सा इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, ठीक है ना। सिक्स्थ मेथड आता है हमारे पास चार्जिंग बाय फोटो इमिशन, चार्जिंग बाय फोटो इमिशन। सेवंथ मेथड आता है हमारे पास चार्जिंग बाय
चार्जिंग बाय थर्मायोनिक इमिशन, चार्जिंग बाय थर्मायोनिक इमिशन। तो ऐसे टोटल मिला करके 7 तरीके हैं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन करने के। क्लियर है? इसमें से अभी 3 को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। बाकी ये जो 4 मेथड है ये पढ़े जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस चैप्टर का तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड, ठीक है ना। उस चैप्टर में इन 4 मेथड्स के बारे में बात की जाएगी। अभी फिलहाल इस चैप्टर के अंदर अपन इन 3 मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है? तो आओ करते हैं शुरू। देखो तो बात करते हैं, सबसे फर्स्ट मेथड अपन लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग करते हैं। ठीक है, देखो ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है ना, इस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को आप डेली लाइफ में आए दिन ही जो है इसके साथ तुम्हारा राबता होता है। क्लियर बात? वो कैसे, जैसे कई बार देखा होगा कुछ कपड़े अपन बॉडी पे इस तरह के पहन लेते हैं कि जिनको जब बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, या जब अपन वियर करते हैं, ठीक है ना, तो चिट चिट पिट 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 आवाज आती है, हल्की हल्की स्पार्किंग सी होती है। क्लियर है? अभी सर्दी के दिन बीते हैं तो उसमें देखा होगा कई कंबल, कई रजाइयाँ, कई ब्लैंकेट्स इस तरह के होते हैं, इसको ओढ़ के सो गए अपन और अंधेरा करके अंदर अगर उस पर ऐसे हाथ घुमाते हैं तो हल्की हल्की सी स्पार्किंग सी होती है। क्लियर बात? कई बार देखा होगा तुमने, जैसे कार में अपन बैठे हुए अंदर, ठीक है ना, मान लो लगभग 15 मिनट 20 मिनट से बैठे हुए हैं, और जैसे कहीं पे अपन उतरते हैं जैसे कार की बॉडी को टच करते हैं या किसी व्यक्ति को टच करते हैं तो झटका सा लगता है। क्या लगता है? अरे क्लियर है कि बात? ठीक है, देखा होगा तुमने जैसे एक एग्जाम्पल तुमने किया होगा बचपन में, या हो सकता है अभी भी करते हो, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की कुर्सी पे आलती पालती लगा के अपन बैठ गए, और वो कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, टावल तौलिया लेता है और तौलिया लेके हमारी पीठ पे कुर्सी को फिट करता है। ठीक है ना, और थोड़ी देर बाद अगर अपन क्या करें, अपने को ऊपर टच करें तो चिट करके आवाज आती है। क्या होती है? स्पार्किंग सी होती है। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर गैस बर्नर ऑन करके और तुम्हारी उंगली उस समय गैस बर्नर को टिका दो तो तुम्हारी उंगली में से उतना ही तगड़ा स्पार्क निकलेगा जितना लाइटर में से निकलता है, और वो गैस जल जाएगा। गैस क्या करेगा? अरे समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है ना, जैसे अपन देखें प्लास्टिक के स्केल को जब क्या किया जाता है, बालों से रब किया जाता है, तो पेपर के पीसेस को क्या करता है, अपने से चिपका लेता है। कई बार हैप्पी बर्थडे टू यू में बलून चिपकाए हो गया अपन ने, और बलून चिपकाने के लिए मान लो हमारे पास टेप अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, माथे पर रगड़ के ऐसे दीवार पे बलून चिपका देते हैं। किया होगा ना? नहीं किया? अरे बोलो। जैसे तुमने देखा होगा कि जो फ्यूल टैंकर्स होते हैं, ठीक है ना, फ्यूल लेकर के सीएनजी एलपीजी जैसे जो हाईली फ्लेमेबल चीजों को लेकर के जब सड़क पे से ट्रक ये गुजरते हैं, ठीक है ना, तो इनमें देखा होगा कि इस तरह के जो टैंकर्स होते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या होती है, एक छोटी सी चेन धरती से हल्का हल्का सा टच होकर के चलती है। धरती से हल्का हल्का सा क्या होकर चलती है? टच होकर चलती है। वो क्यों होता है? वो किसकी वजह से होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के जो डेली लाइफ में हमने देखे हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन स्टैंडर्ड शब्दों में क्या करने वाले हैं, बांधने वाले। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए, इन सब में होता गया है, एक चीज का एक चीज दूसरे के साथ रब करती है, एक चीज दूसरे के साथ। क्लियर है? जैसे टी शर्ट या शर्ट, क्लियर है, जो थोड़ा सा सिल्की टाइप सा कपड़ा है, उसको बॉडी से जब हम रिमूव करते हैं तो बॉडी और उस टी शर्ट के बीच में क्या होती है, रबिंग। क्या होती है? अरे क्लियर बात? ठीक है, जैसे प्लास्टिक के स्केल को बालों से रगड़ा तो क्या हुआ, बालों और स्केल के बीच में क्या हुई, रबिंग। बलून को बालों से रगड़ा तो बालों और बलून के बीच में क्या हुई, रबिंग। क्या हुई? अरे क्लियर बात? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्या करोगे, दो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई बॉडीज को, मान लो ये बॉडी 1 और ये है बॉडी 2, दो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई बॉडीज को आपस में जब इनकी क्या करोगे, आपस में जब इनको रब करोगे, आपस में जब इनको क्या करोगे, रब करोगे। क्लियर बात? तो होता क्या है, देखो आइडियल स्मूथ कोई चीज पॉसिबल नहीं है, आइडियल स्मूथ कोई चीज पॉसिबल, मतलब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दो के बीच में बिल्कुल ही फ्रिक्शन नहीं लगता हो, ये चीज कतई संभव नहीं है। ठीक है,
तो जैसे इनको तुम रब करोगे, रब करते ही इनके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। क्या लगेगा, इनके बीच में लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, चौक चौक से इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ, इस चौक को बोर्ड के ऊपर घिस रहा हूँ, इस चौक को बोर्ड के ऊपर घिस रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, इस चौक के पार्टिकल अलग हो करके, सुनना बात ध्यान से, इस चौक के पार्टिकल अलग हो करके इस बोर्ड से चिपक जा रहे हैं। और जहां जहां ये चिपक रहे हैं वहां वहां तुम्हें कुछ लिखावट नजर आ रही है, वहां वहां तुम्हें क्या नजर आ रही है, अरे क्लियर है। तो इसी तरीके से जब इन दोनों बॉडीज को आपस में रब किया जाएगा, तो क्योंकि आइडियल स्मूथ कोई पॉसिबल नहीं है, इनके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और दूसरी बॉडी में जाकर के चिपक जाते हैं। एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और दूसरी में जाकर के चिपक जाते हैं, मतलब वन बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। क्लियर बात। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे सामने वाले पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, अरे क्लियर बात। इस तरीके से वन बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, this action of charging is called charging by friction, is called charging by friction। और इस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को किस नाम से भी जाना जाता है, also known as फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको किस नाम से भी पुकारते हैं हम, also known as फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब सुनो, जैसे इसके कुछ एग्जाम क्या बताया मैंने कि whenever two bodies of different materials are rubbed with each other, then one body loses electron and another body gains electron, hence one body becomes positively charged and another becomes negatively charged। This process, this method, this action of charging is called charging by friction, which is also known as frictional electricity। फ्रिक्शनल, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले, हालांकि ऐसे बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। बाकी एक एग्जांपल ले कि जैसे ग्लास रोड है हमारे पास, कौन सी रोड है, एक ग्लास की रोड है, ठीक है। और इस ग्लास की रोड को अगर मैं सिल्क क्लॉथ से रब करूं, किससे रब करूं, सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा, क्लियर है। तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो ग्लास रोड है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन टूटते हैं और किस पे जाके चिपक जाते हैं, सिल्क पे, किस पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो रबिंग करने के बाद ये जो तुम्हारी ग्लास रोड है, रबिंग करने के बाद ये जो तुम्हारी कौन सी रोड है, ये हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और जो सिल्क क्लॉथ है, कौन सा क्लॉथ है, ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। कैसे हो जाता है, क्लियर बात। इसी मेथड को क्या बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए, टी शर्ट को बॉडी से रिमूव करना, ड्राई हेयर्स में प्लास्टिक स्केल को रब करना, बलून को हेयर से रब करना, क्लियर बात। तो यहाँ सब में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से एक चीज से इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे में जाकर के चिपक जाते हैं। तो एक पे प्लस इकट्ठा हो जाता है और दूसरे पे माइनस इकट्ठा हो जाता है। और जैसे कोई सामने वाला कोई कंडक्टिंग चीज उसको टच करती है, वो जो इकट्ठा हो रखा था वो फ्लो कर जाता है। क्या कर जाता है, और जब वो फ्लो करेगा तो उससे झटका पैदा होता है। क्या पैदा होता है, झटका पैदा होता है, स्पार्किंग पैदा होती है। झटका पैदा होता है, क्या पैदा होती है, स्पार्किंग, ठीक है ना। यही वजह है कि फ्लेमेबल मटेरियल्स लेकर के सड़क पे जब ये कंटेनर्स चलते हैं, ठीक है ना, तो यही वजह है कि वो चेन को इस तरीके से लटका करके चलते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये सड़क पे चलेंगे तो एयर ड्रैग की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से इसकी बॉडी पे क्या होगा, चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर ये चार्ज क्या हो गया, ये चार्ज अगर तादाद से ज्यादा इकट्ठा हो गया तो यहाँ स्पार्किंग हो सकती है। क्या हो सकती है, और वो स्पार्क क्या कर सकता है, इसके अंदर भरी हुई सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो हो गया, जो भी फ्लेमेबल चीज है उसको बर्न कर सकता है, उसका इग्निशन स्टार्ट कर सकता है और यहाँ बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए छोटी चेन लटका के चलते हैं जो धरती से टच होती रहती है, ताकि जैसे जैसे फ्रिक्शन की वजह से इस पर चार्ज आए वो इस चेन के थ्रू कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए, धरती में कहाँ चला जाए। अरे समझ में आती क्या बात, ठीक है ना। तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में, कोई दिक्कत। अब देखो कुछ और बातें इसके अंदर करें जो अपन इसमें ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है, सुनना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में तो जैसे क्या किया अपन ने, दो बॉडीज थी,
बॉडी 1 और बॉडी 2, बॉडी 1 और बॉडी 2 आपस में क्या किया अपन ने, इनको आपस में इनको रब कर दिया। आपस में इनको क्या कर दिया बेटा, रब। रब करने से क्या हुआ, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स टूटे और दूसरे में जाकर के चिपक गए, ठीक है ना। तो अगर मैं तेरे से कहूँ, मान ले इस बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, एन ई, कितने निकले, एन इलेक्ट्रॉन्स निकले, कितने, तो इसमें कितने जाके चिपकेंगे, इससे जो निकले वही तो जाके इससे चिपके, अरे बोलो, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स चिपक गए। अब इसमें तो क्या हुआ, एन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो इस पे कितना चार्ज देखने को मिलेगा, प्लस एन ई, अरे बोलो, और इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स एक्सीज हो गए, तो इस पे क्या देखने को मिलेगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला जो मेथड है, पहली चीज तो इसमें एक साथ दो बॉडी चार्ज होती है, एक साथ कौन सी दो, जो आपस में रगड़ी जाती है, जो आपस में, पहली चीज तो इस मेथड में एक साथ दो बॉडी चार्ज होती है। दूसरी बात, एक बॉडी पे प्लस आता है और दूसरी पे माइनस। तीसरी बात, एक पे जो प्लस आता है और दूसरे पे जो माइनस आता है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मतलब एक पे जितना प्लस आएगा दूसरे पे उतना ही, न कम न ज्यादा, उतना ही दूसरे पे क्या आता है, माइनस आता है, उतना ही दूसरे पे क्या आता है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। जैसे इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे मोटे, ठीक है ना। वो क्या है, मान लो उसने कह दिया दो बॉडी है, एक ए और एक बी, इन दोनों को आपस में रब कर दिया, इन दोनों को आपस में। तो रब करने के बाद देखा कि जो ए है ना, इसके पास चार्ज था प्लस का 5 माइक्रोकुलाम, कितना था, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम। तो आपसे पूछा बताओ बी पे कितना होगा, बी पे कितना चार्ज होगा, ये आपसे पूछा गया रगड़ने के बाद। तो हमें पता है यार रगड़ेंगे तो यहाँ पे जो चार्जिंग होगी वो ड्यू टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होगी, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर एक साथ दो बॉडी चार्ज होती है, उसमें दोनों बॉडीज पे जो चार्ज होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन, क्लियर है यहाँ तक बात। तो दोनों को रब किया तो वैसी बात है दोनों पे चार्ज आया होगा, तो एक पे जितना प्लस आएगा दूसरे पे उतना। तो अगर इस पे प्लस 5 माइक्रोकुलाम आया तो इस पे कितना आया होगा, इस पे आया होगा माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है ना। अच्छा एक चीज अब इसमें और समझे अपन कि यार एक बॉडी पे प्लस और दूसरी बॉडी पे माइनस क्यों आया, एक बॉडी ने क्यों इलेक्ट्रॉन लूज किए और दूसरी ने क्यों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो उसके बीच का जो रीजन है वो है, अरे यार, उसके बीच का जो